कसौटियां तय हैं, सबने मिलकर तय की हैं, पार्लियामेंट ने तय किए हैं, योजना आयोग ने तय किए हैं, और उन कसौटियों पर आज कसने का वक्त है। राजस्थान की सरकार को और देश की सरकार को भी, हमारी सरकार को भी 5 साल हो रहे हैं। लोग कहते थे अकाल मृत्यु हो जाएगी, ये अभी पैदा हुए हैं, ये अभी चले जाएंगे। हम तो जा ही नहीं रहे, हम तो डटे हैं मैदान में। सरकार चल रही है, देश को साथ लेकर चल रही है, प्रगति की ओर बढ़ रही है। लेकिन हमारे 5 साल को देखकर आपको अभी वोट नहीं देना, वो तो लोकसभा का चुनाव आएगा तब देना है। अभी तो विधानसभा का मामला है। राजस्थान को बड़े भारी अकाल का सामना करना पड़ा। अकाल की कहानी केवल 5 साल की कहानी नहीं है, 2500 साल की कहानी है। किसी न किसी भाग में जल का अभाव। इस बार तो राजस्थान में ऐसा अकाल पड़ा था जैसा पहले कभी नहीं पड़ा, देश भर में नहीं पड़ा। लेकिन बड़ी कुशलता से, बड़ी योग्यता से, केंद्र की सरकार की सहायता से उस अकाल पर विजय पाई गई। अकाल को जीता गया, लोगों के प्राणों की रक्षा हुई, जानवरों की रक्षा हुई। कल्पना कीजिए, पीने का पानी रेलगाड़ी में लदकर आता था, चाहर बाहर के प्रदेशों से मंगाया जाता था। सारे देश ने इसके लिए अपने हाथ खोल दिए, सारा देश मदद के लिए दौड़ने लगा। केंद्र ने अपना कर्तव्य निभाया, प्रदेश की सरकार ने भी निभाया, मगर उतनी अच्छी तरह नहीं जितनी इससे आशा थी। मैं राजनीति नहीं कर रहा हूं। अकाल राजनीति के लिए नहीं है। भूख पर राजनीति नहीं होती है। लेकिन अगर केंद्र की सहायता मिली है और अच्छी मिली है, ऐसी मिली है कि जो और किसी प्रदेश को पहले कभी नहीं मिली थी और आज तक नहीं मिली थी, तो उसका श्रेय केंद्र को भी देना चाहिए। हमने कुछ आंकड़े रखे थे पिछली बार जब मैं राजस्थान के दौरे पर आया था। हमने कहा था कि केंद्र सरकार ने 7,000 करोड़ का प्रदेश के लिए एक हिसाब बनाया था, एक पैकेज बनाया था, और हम उसका विवरण देने को तैयार हैं। आपके कोई प्रतिनिधि उसको चुनौती नहीं दे सकते। मैं विवरण आपके सामने रख देता हूं। मुफ्त गेहूं और चावल दिया गया 3100 करोड़ रुपए का। प्राकृतिक आपदा कोष 1954 करोड़ का। बंजर भूमि का विकास 100 करोड़। गौ रक्षा के लिए, कैंपों के लिए 81 करोड़। जो पुराने कर्ज थे, पता नहीं कब से लदे हुए थे, हमने माफ कर दिए। 442 करोड़ के कर्जे माफ किए गए। रेलवे ने पानी लाया,
पानी की ढुलाई की, उसमें रेलवे का भी खर्चा हुआ। रेल कहती है हमारा पैसा लाओ, हमारा किराया लाओ, उसको भी 25 करोड़ रुपए मिले। और विशेष ग्रामीण पानी योजना 15 करोड़। ये मोटा मोटा हिसाब है, कुल मिलाकर 7,000 करोड़ होता है। इससे कोई इनकार न करे, फिर आगे बहस चलाए। बहस तो चलेगी। हमारी केंद्र सरकार चल रही है और केंद्र सरकार पर यह अगर आरोप लगता है कि उसने राजस्थान के साथ भेदभाव किया, तो मुझे उसका खंडन करना पड़ेगा। जितनी सहायता हमने की है उतनी शायद पहले किसी ने नहीं की। जितनी सहायता हमने की है उतनी सहायता और किसी ने नहीं की। इसलिए नहीं कि हमने राजस्थान पर कोई एहसान किया, इसलिए नहीं कि हमने दान में दिया, जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा हमें सरकार ने उसको खर्च करने का मुनीम बनाया। सोच समझकर हमने खर्च किया। राजस्थान की सबसे ज्यादा चिंता की, इसलिए आरोप नहीं लगना चाहिए। विचार यह होना चाहिए कि राजस्थान को एक विकासशील से प्रदेश से हटाकर विकसित प्रदेश कैसे बनाया जाए। बिजली की कमी क्यों होना चाहिए? आजादी को 55 साल हो गए, 56 साल हो गए। बिजली अब आवश्यकता है, विलास की वस्तु नहीं है। मगर बिजली कम है। क्यों कम है? अगर है तो इतनी महंगी है कि गरीब खरीद नहीं सकता। इतनी महंगी बिजली क्यों बनाई गई? किसने बनाई? और अगर महंगी बिजली है तो आम आदमी कैसे खरीदेगा, गरीब कैसे खरीदेगा? इसका उत्तर चाहिए। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आजादी के साथ हमने बिजली की ओर जितना ध्यान देना चाहिए थे नहीं दिया। उत्पादन की ओर ध्यान नहीं दिया, वितरण की ओर ध्यान नहीं दिया। कितने में उपभोक्ता को बिजली मिलेगी इसकी चिंता नहीं की। आज ये संकट बन गया है। क्या हमारे देश में बिजली पैदा करने के साधन कम हैं? नदियों से बिजली पैदा हो सकती है, समुद्र से हो सकती है, कोयले से हो सकती है, लहरों से बिजली पैदा हो सकती है। दुनिया आज विज्ञान और टेक्नोलॉजी के जमाने में कहां से कहां पहुंच गई है। हम पीछे रहे इसका कोई कारण नहीं है, लेकिन भविष्य की सोचकर ठीक तरह से नीति बनाकर अपने उपभोक्ता की खरीदने की ताकत का हिसाब लगाकर जो कदम उठाए जाएंगे वो लोगों को राहत पहुंचाएंगे। नहीं तो बिजली के लिए त्राहि होगा। बुनियादी आवश्यकताओं में बिजली एक है। पीने का पानी चाहिए, शिक्षा चाहिए, बीमारी में दवा चाहिए और मेहनत करने का काम चाहिए, रोजगार चाहिए। यह ठीक है कि सरकार सबको रोजगार नहीं दे सकती, लेकिन सरकार लोगों के ऐसे काम दे सकती है जिनसे रोजगार पैदा हो। खेती में रोजगार की बड़ी गुंजाइश है और मैं किसानों को बधाई देना चाहता हूं। भारत के किसानों को सारी दुनिया उनकी पीठ थपथपा रही है। कभी भारत अनाज के लिए, दाने दाने के लिए मोहताज फिरता था, दुनिया में झोली फैलाकर घूमता था। आज भारत में अन्न के ढेर लगे हैं और विदेशी लोग हमारे यहां अनाज खरीदने के लिए आ रहे हैं।
किसान को उसका श्रेय जाता है। वैज्ञानिकों ने हमारी मदद की। अब अनाज रखने के लिए जगह नहीं है। 7,000 करोड़ रुपए का अनाज हमने विदेशों को भेजा है। अगर अपने यहां कम होता तो कैसे भेजते? हमारे यहां भंडार भरे हैं, निर्यात के लिए अनाज तैयार है। एक समस्या हल हुई है, लेकिन अब गेहूं के साथ चावल की बारी है, दालों की जरूरत है, खाने वाले तेल की जरूरत है। बाहर से आता है खाने का तेल, किसानों को कमर कसनी है। कृषि मंत्रालय को इस काम को हाथ में लेना है। दालों के मामले में भी हम आत्मनिर्भर होना चाहिए और तेलों के लिए भी विदेशों की ओर नहीं देखना चाहिए। जो कृषक उन्नतिशील कृषि में विश्वास करते हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा वो नए नए उपज के तरीके अपनाएं, नए उपज अपने हाथ में लें। अब हमने अनाज को, खाने को ठंडी जगह रखने का इंतजाम कर लिया है, काफी कर लिया है। इसीलिए हम सड़कों पर जोर दे रहे हैं। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि आपकी सरकार सड़कें बना रही है, और वो कहते हैं सड़कों से क्या होगा। हमने कहा जो अभी तक सड़कों से नहीं हुआ वो होगा। माल जल्दी से जल्दी मंडी में पहुंचेगा, बाजार में पहुंचेगा, दुनिया में बिकने के लिए पहुंचेगा। सड़क होना चाहिए, पक्की सड़क, अच्छी सड़क, गड्ढे वाली सड़क नहीं। ट्रक फंस जाए, बस को निकालना मुश्किल हो, गाड़ी रुक जाए। आजकल वक्त की बड़ी कीमत है बहनों और भाइयों। समय बड़ा अमूल्य हो गया है। हम यहां से कितनी देर में दिल्ली पहुंचते हैं, इसका महत्व है। पहले तो 9 दिन चले आई कोस, आराम से चलो, जहां छाया मिले वहां लेट जाओ, ठंडा पानी ढूंढो। अब तो होता है कि जल्दी से जल्दी पहुंचो। नई दुनिया गति चाहती है, गति, तेजी चाहती है। और मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं, वर्तमान के साथ समझौता मत करो, भविष्य की ओर देखो, कमर कसो। अब सड़कें बन रही हैं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। खाली कविता में कहने की बात थी कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सड़क कहां है? बीच में पुल नहीं है, नदियों पे बांध नहीं है। कन्याकुमारी से और कश्मीर तक आपकी यात्रा पूरी कैसे होगी? कितने दिन लेगी? कितना खर्चा करना पड़ेगा? ऐसी सड़क होना चाहिए। 50 साल में हमने ध्यान नहीं दिया, गलती की। अब बहुत सी गलतियों को हम सुधार रहे हैं। उनमें एक गलती यह भी है, बड़े बड़े शहरों में अच्छी सड़कें नहीं है तो गांव की बात मैं नहीं करता। गांव में मैं जाता हूं और जब सड़क देखता हूं ये समझ में नहीं आता कि सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है। जरा पानी बरस जाए, आवागमन बंद, काम ठप, रोजगार का चक्का जाम। ये आगे बढ़ने वाले देश की ऐसी तस्वीर नहीं होती है। मैं आपको एक हिसाब बताता हूं। सड़कों पर ट्रक चलते हैं, बसें चलती हैं और वाहन चलते हैं। वो पेट्रोल खाते हैं, डीजल खाते हैं।
अगर सड़क ठीक नहीं है, सड़क में गड्ढे हैं, ऊबड़ खाबड़ है, वाहन की रफ्तार रुक जाती है, धीमी पड़ जाती है, उतना ही ज्यादा पेट्रोल खर्च होता है, उतना ही ज्यादा डीजल खर्च होता है। अगर हम दिल्ली को कलकत्ते से, बंबई से और मद्रास से जोड़ दें, एक सड़क से जोड़ दें, अच्छी सड़क से जोड़ दें, बेरोक टोक गाड़ियां चली जाएं, रुकना न पड़े, गड्ढों का सामना न करना पड़े, तो 8,000 करोड़ रुपए के पेट्रोल की बचत होगी। ये हिसाब लगाना पड़ेगा। इसलिए हम सड़कों पर जोर दे रहे हैं, हम नदियों पर भी जोर दे रहे हैं। पानी चाहिए, नहरें निकाली जा रही हैं मगर कम नहरें निकाली गई हैं। हर एक आदमी को कितना पानी मिलना चाहिए दिन भर में, बच्चे के हिस्से में, औरत के हिस्से में कितना पानी आता है। अगर समय पर बरसात नहीं हुई तो क्या होगा, जैसा सूखा पड़ा तो क्या होगा। पानी का अकाल होगा, प्रदेश में सूखा होगा, बिना पानी के, बिना चारे के जानवर मरेंगे, बाहर से पानी लाना पड़ेगा, ये नौबत आएगी। हम बरसात के पानी की रक्षा नहीं करते, उसे बचाकर नहीं रखते, उसकी कीमत नहीं समझते, वो बहकर चला जाता है, पहले नाले में, फिर नाले से नदी में, फिर नदी से फिर समंदर में चला जाता है, हमारे काम नहीं आता है। ये स्थिति बदलना पड़ेगी, पानी को बांधना पड़ेगा, पानी को रोकना पड़ेगा। शिवजी महाराज ने अपनी जटाओं में गंगा को बांध लिया था, आगे नहीं बहने दिया जाएगा, तो हाहाकार मच गया। लोगों ने कहा महाराज ये गंगा जी अगर आपकी जड़ों, आपकी जटाओं में रह गई तो बाकी के देश का क्या होगा, लोगों को क्या होगा। तो कथा ऐसी है कि उन्होंने जटाएं खोल दी और गंगा बहने लगी और लोग पार पहुंचने लगे। पानी, इसलिए हमने एक नई बात सोची है, आपके सामने रख देते हैं, शायद चुनाव में काम आ जाए। जब हमारा देश आजाद हुआ था तो नदियों को जोड़ने की बात चली थी। हमारे पुरखे बड़े तेज थे, तर्राक थे, भविष्य की देखते थे। नेहरू जी हमारे प्रधानमंत्री थे, उनके सामने केएल राव ने जो इंजीनियर थे, जाकर एक नक्शा रखा कि ये पानी की समस्या हमेशा बनी रहेगी, ये हमें खेती नहीं होने देगी, ये पीने के पानी की भी कमी डालेगी। नेहरू जी ने कहा फिर क्या रास्ता क्या है। राव साहब ने कहा आप मुझे नदियों को जोड़ने की इजाजत दे दो, एक नदी को दूसरे से जोड़ दूं, दूसरी को तीसरे से जोड़ दूं, नदियां जोड़ती जाएं, पानी काम आता जाए, पानी सूखेगा नहीं, न समंदर में जाएगा। सुनने में अजूबा बात लगती है लेकिन सच है। मैं जब प्रधानमंत्री बना तो मैंने वो पुरानी फाइलें निकाल कर देखी कि नदियों को रोकने का काम क्यों नहीं हुआ, ध्यान नहीं दिया गया। बहनों और भाइयों, पैसे की कमी नहीं थी, पैसे की कमी न सड़क बनाने में है, न पैसे की कमी नदियों को जोड़ने में है, न पैसे की कमी हर एक बच्चे को शिक्षा देने में है, न पैसे की कमी हर बीमार को दवा देने में है। पैसा है, शर्त यह है कि लोगों के काम आना चाहिए, जेब में नहीं जाना चाहिए। आपको सुनकर ताज्जुब होगा, हम दिल्ली से पैसा भेज देते हैं पानी के लिए, पैसा पानी पर खर्च नहीं होता।
तनख्वाह पर खर्च होता है, तनख्वाह देने पर खर्च होता है। फिर पानी का क्या होगा? तनख्वाह दी जानी चाहिए, लेकिन इतनी आमदनी होना चाहिए प्रदेश में कि वो तनख्वाह भी दे और पीने के पानी का प्रबंध भी करे। प्रदेश कर सकते हैं, कुछ प्रदेश कर रहे हैं, मगर राजस्थान की गिनती उनमें नहीं है। मेरा राजस्थान पिछड़ा हुआ है, कठिनाई पैदा कर रहा है, इसे बदलना है। ईमानदार शासन चाहिए, प्रामाणिक शासन चाहिए, पारदर्शी शासन चाहिए। मैं 1957 में पहली बार लोकसभा का सदस्य चुना गया था। तब से लगातार लोकसभा या राज्यसभा जाता रहता हूं, पहुंच जाता हूं, और मैं पहरेदार हूं, गवाह हूं। ये जो उथल पुथल हो रही है, उलट फेर हो रही है, मेरा दिल भर आता है जब मैं देखता हूं कि भारत की गणना भी अविकसित या विकासशील देशों में होती है। होना नहीं चाहिए। क्या कमी है हमारे पास? प्राकृतिक साधन है, जनबल है, बुद्धिबल है, हमारा आईटी का ज्ञान इतना प्रबल है, इतना प्रचंड है, सारी दुनिया में लोग सीख रहे हैं। हमारे डॉक्टर अब पढ़ने के लिए बाहर नहीं जा रहे। हमारे डॉक्टरों से मिलने के लिए बाहर के मरीज हमारे देश में आ रहे हैं, इलाज के लिए आ रहे हैं, क्योंकि उनके देश में इलाज बहुत महंगा हो गया है, हमारे देश में फिर भी सस्ता है। और फिर सबसे बड़ी बात यह कि मरीज से प्यार से बोलना, ये हमारे ही देश में होता है और देश में नहीं होता। आ रहे हैं बाहर के मरीज। ये समृद्धि लाने का एक दूसरा तरीका है, मैं उदाहरण दे रहा हूं, समय नहीं है मेरे पास। ये हम कर सकते हैं, सारी दुनिया का ध्यान खींच सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 40,000 करोड़ रुपए का हम निर्यात करते हैं, खेती में काम आ सकती है, कारखानों में काम आ सकती है, छोटे छोटे कारखानों का जाल बिछाया जा सकता है, गृह उद्योग, ग्राम उद्योग को बढ़ावा दिया जा सकता है, लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध कराए जा सकते हैं। ये हम कराना चाहते हैं, ये हम कराना चाहेंगे। केवल राजस्थान में ही नहीं, सब में। और इसके लिए हम आपका समर्थन मांगने आए हैं, इसके लिए हम आपका साथ चाहते हैं, सत्ता के लिए नहीं। मैं पिछले 50 साल से पार्लियामेंट का मेंबर हूं, अब 5 साल होने आए, मेरी अवधि भी आ गई है। साल भर बाद चुनाव होंगे, जैसी की तैसी धर दीनी चदरिया। जब मैं चादर रखूंगा तो कहूंगा, देखो ये साफ चादर है या नहीं, इस पर कोई दाग तो नहीं लगा है। क्यों नहीं सार्वजनिक जीवन को ऐसा बनाया जा सकता? क्यों नहीं शासन करने वाले गरीब के साथ अपने दुखों को बांट लेते? हम तो आरोप प्रत्यारोप में समय बिता रहे हैं। अभी एक नई खबर फैल गई। खबरें बहुत फैलती हैं, खबरें उड़वाई जाती हैं, किसी की पकड़ में आती हैं, किसी की पकड़ में नहीं आती। एक खबर फैलाई गई, मेरे मंत्रिमंडल के 6 मंत्री वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, वो सार्वजनिक उद्योगों से पैसा लूट रहे हैं, अफसरों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, और 6 मंत्रियों के नाम भी बता दिए, पहचानने में कोई गलती ना हो। हमने देखी अखबार की खबर। यह खबर कहां से आई?
तो बाद में पता लगा कि ये खबर विजिलेंस कमीशन के दफ्तर से आई, ऐसा कहा जाता है। विजिलेंस कमीशन नजर रखने के लिए है, कहीं गोलमाल हो तो नजर रखे, उसको उजागर करे, पार्लियामेंट में मामला जाए, फिर चर्चा हो, फिर जो कदम उठाना है उठाया जाए। सबको उस कटघरे में आना पड़ता है। हमने कहा कि कुछ दिन पहले तो मैं स्वयं विजिलेंस कमिश्नर से मिला था, मंत्रिमंडल के अध्यक्ष हमारे साथ थे, हमने और उद्योगों के बारे में बात की, लेकिन कहीं उद्योग में गड़बड़ हो रही है, कोई हमारा मंत्री, कांग्रेस का नहीं, हमारा मंत्री पैसे खा रहा है, लूट रहा है, ऐसी कोई शिकायत नहीं थी। हमारे कांग्रेस वालों ने समझा कि कब खुली छुट्टी है, उन्होंने अखबारों में बड़े बड़े मोटे अक्षरों में छपा दिया, 6 मंत्री पैसा खा रहे हैं, सरकारी उपक्रमों से धन बना रहे हैं, लूट रहे हैं, नाम दे दिए। मंत्री जागे कि ये कहां से आए नाम, हम पर आरोप लगा, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर दौड़ धूप शुरू हुई, आखिर में विजिलेंस कमिश्नर से बात की लोगों ने, पत्रकारों ने, औरों ने, कि आपके नाम से जो छप रहा है ये कहां से छप रहा है। उन्होंने कहा ये बिल्कुल मनगढ़ंत कहानी है, ये बेहुदा कहानी है, ये आंखों में धूल झोंकने के लिए है, ये मंत्रियों को बदनाम करने के लिए है। क्या ये चुनाव का खेल है? क्या ये मर्यादा है? अगर कोई अपराध करेगा सजा पाएगा, अपराध का आरोप भी गंभीरता से लगेगा, जांच होगी। आखिर हमारे जूदेव जी ने इस्तीफा दे दिया, आरोप था, सच्चाई बाद में पता लगेगी, लेकिन इस्तीफा दे दिया। हमने सीबीआई की जांच शुरू करा दी। सीबीआई निष्पक्ष संस्था है, वो जांच कर रही है। पहले कांग्रेस वाले उसका उपयोग करते थे, हमने कहा इसकी जांच करो सीबीआई वाले, लेकिन उन्होंने जांच के लिए तैयारी नहीं दिखाई। जो मंत्री महोदय थे, और ये मंत्री अलग है, ये एक प्रदेश के मुख्यमंत्री की मैं चर्चा कर रहा हूं, उन्होंने एक जाली कागज बनाया। उस जाली कागज पर मेरा नाम लिखकर यह शिकायत की कि इंटेलिजेंस के ऑफिसर उन्हें बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं, एक आरोप पत्र बनाकर घुमा रहे हैं। वो मेरे पास आया पत्र, मैंने देखा कि ये तो जाली है। मंत्री महोदय, मुख्यमंत्री महोदय वो जाली पत्रक बांट रहे थे, घुमा रहे थे। उसको हमारी सरकार भ्रष्ट है, बेईमान है, इसका प्रमाण करके पेश कर रहे थे। अब जांच हो रही है, सीबीआई जांच कर रही है, सच्चाई सामने आ जाएगी। लेकिन अब कहा जा रहा है कि सीबीआई पर हमारा भरोसा नहीं है। कहने वाले कौन हैं? जिन्होंने 50 साल तक सीबीआई से काम लिया। सीबीआई भरोसे की संस्था है, वो जांच करती है, सच्चाई सामने आएगी। अदालत का दरवाजा खुला हुआ है, आप खटखटा सकते हैं, लेकिन लोगों की आंखों में धूल नहीं झोंकी जानी चाहिए। भ्रष्टाचार के आरोप इस तरह से नहीं लग सकते। मेरे मंत्रिमंडल के जिन सदस्यों के खिलाफ इस तरह के आरोप लगे हैं, उन मंत्रिमंडल के सदस्यों को इस बात का पूरा हक है कि वो अदालत का दरवाजा खटखटाएं और मानहानि का मुकदमा चलाएं। कोई किसी को इस तरह से बदनाम कैसे कर सकता है? लोकतंत्र की प्रतिष्ठा तभी तक है जब उसमें बदनामी नहीं है। लोकतंत्र पर से विश्वास उठने मत दीजिए।
जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है वो ईमानदारी से काम लें। चुनाव के माध्यम से ईमानदारों को ईमानदार जो बाधक बनते हैं उन्हें हटा दीजिए। चुनाव के माध्यम से अच्छे लोगों को लाइए, ईमानदार लोगों को लाइए, अच्छी पार्टी को लाइए। ये मौका है, सोच समझकर कदम उठाइए। यही मेरी आपसे अपील है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों और भाइयों, मुझे एक पर्चा दिया गया है जिसमें कहा गया है कि मैंने आरक्षण के बारे में कुछ नहीं कहा। अगर मैंने नहीं कहा तो समय की कमी के कारण नहीं कहा, और आप धूप में बैठे हैं इसलिए नहीं कहा। मैं आरक्षण का मामला भी स्पष्ट कर दूं।